हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स चल रहा है हमारा कैलकुलस का। अब आप लोग एंटर करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। इसमें हम लोग मल्टीपल इंटीग्रल सीखेंगे। नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे सिंगल इंटीग्रेशन होता था तो वो आप तो ऑलरेडी जानते हो, बेसिक्स और फंडामेंटल्स 11th एंड 12th से रिलेटेड है। लेकिन मल्टीपल इंटीग्रल्स में हम लोग दो इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे, एक डबल इंटीग्रल और एक ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, तो मल्टीपल इंटीग्रल को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक डबल इंटीग्रल सीखेंगे हम लोग और एक ट्रिपल इंटीग्रल। सो डबल इंटीग्रल में क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इंटीग्रेशन है आई और यहां पे दो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा रहेगा। क्या है? दो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा रहेगा, अंदर में कुछ फंक्शन रहेगा और अंदर में फिर किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे? दो वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। क्योंकि यहां पे दो बार इंटीग्रेशन करना है तो जाहिर सी बात है एक इंटीग्रेशन के लिए एक वेरिएबल आएगा, एक इंटीग्रेशन के लिए एक और वेरिएबल आएगा। बात आ रही है समझ में? अब सुनिए, अंदर में तो जो मर्जी फंक्शन हो आपका, क्योंकि दो वेरिएबल्स का है तो जाहिर सी बात है दो वेरिएबल का फंक्शन होगा। अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है ना, अंदर वाला इंटीग्रेशन इसके इस इंटीग्रेशन के लिए ये dx लिखा हुआ है। मतलब अंदर में जो इस साइड लिखा हुआ है dx, इसके लिए ये वाला सिंबल है इंटीग्रेशन, और बाहर में जो वेरिएबल है उसके लिए बाहर वाला इंटीग्रेशन है। ये चीज ध्यान रखना, ऑर्डर मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको अंदर वाला ये वाला पोर्शन इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो सॉल्व करके कोई फंक्शन आया, उस फंक्शन को फिर से पुट करो और इस इंटीग्रल के रेस्पेक्ट में कर दो। मतलब पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है आपको और उसके बाद फिर y के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। समझ में आया? पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब सुनिए, यहां पे बहुत सारे केसेस वगैरह हो सकते हैं। अब when y1 and y2 are functions of x and x1 and x2 are constants, इसमें बहुत तरह के वेरिएशंस वगैरह हो सकते हैं। यहां पे केसेस करके डिवाइड किया हुआ है। अब सुन लो, ये वाला फंक्शन है मेरे पास f of xy। इस फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। जब x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो तब ये वाला इंटीग्रेशन का जो एक्सप्रेशन आएगा किसके टर्म्स में आएगा? x के टर्म्स में आएगा। x के टर्म्स में आने के बाद इसमें आप क्या पुट करोगे? y का लिमिट्स पुट करोगे। मतलब उसमें आप y के जगह पे लिमिट पुट करोगे। क्यों? क्योंकि बाहर में बाद में आपको y के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो फंक्शन अगर आपका x का है तो जाहिर सी बात है x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। फंक्शन अगर आपका y का है तो y के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे। तो पहली बार आप क्या करोगे? अंदर में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अंदर में जो कुछ भी आएगा इंटीग्रेशन वो x के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशन आएगा। इस x के एक्सप्रेशन में आप y पुट करोगे तो y का एक्सप्रेशन बदलेगा। मतलब वो स्विच हो जाएगा y के एक्सप्रेशन में। अब y का एक्सप्रेशन को आप y के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करो और बाहर लिमिट पुट करो। ठीक है, तो इसमें कुछ केसेस हैं, देख लीजिए। पहला केसेस में क्या, पहला केस में बोल रहा है कि when y1 and y2 are functions of x and x1 and x2 are constants। इसमें भी एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसका आप ऑर्डर इस तरह से आप अरेंज करिएगा कि अंदर में हमेशा कोशिश करिएगा फंक्शन हो। अगर इसका लिमिट कांस्टेंट है, इसका लिमिट कांस्टेंट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले किसी को भी कर सकते हो इंटीग्रेट। लेकिन एक कांस्टेंट का लिमिट दिया हुआ है और एक फंक्शन का लिमिट दिया हुआ है, तो मेरे बंधु याद रखना, सबसे पहले आपको फंक्शन वाला लिमिट को अंदर में रख करके इसको इंटीग्रेट करना है और कांस्टेंट वाला लिमिट एकदम बाहर में बाद में इंटीग्रेट करना है। समझ में आ रहा है ना? फंक्शन और कांस्टेंट का मिक्सचर अगर है तो सबसे पहले लिमिट अंदर वाला क्या रहेगा? अंदर वाला फंक्शन का लिमिट रहना चाहिए। जो कुछ भी करने के बाद फिर लास्ट में आपको कांस्टेंट वाला लिमिट के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहां पे माना गया है कि लेट y1 एंड y2 आर फंक्शंस ऑफ x। तो इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये y1 और y2 है ना, ये लिमिट है किसका? कुछ x का कोई फंक्शन है। एंड x1 एंड x2 आर कांस्टेंट्स, और इसमें x1 और x2 को कांस्टेंट्स मान लिया। देन f(xy) इज फर्स्ट इंटीग्रेटेड विथ रेस्पेक्ट टू y, कीपिंग x फिक्स्ड बिटवीन द लिमिट्स y1 एंड y2। ठीक है,
and then resulting expression is integrated with respect to x within the limits x1 and x2। जो आपको बोला वही चीज स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आप भी खुद से पढ़ करके समझ सकते हो। अब सुनो इंटीग्रेशन। अब डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। स्ट्रिप लेना पड़ता है हमें, या तो स्ट्रिप आप वर्टिकल स्ट्रिप ले सकते हो विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर आप ऐसा स्ट्रिप ले सकते हो जो हॉरिजॉन्टल हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसमें देखते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 इंटीग्रेशन y1x y2x f ऑफ x, y dy dx। मतलब इसको पहले आप इंटीग्रेट करोगे किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये फंक्शन किसका बनेगा? y का फंक्शन बनेगा। उसमें आपको लिमिट क्या डालना है? x के टर्म्स में लिमिट डालनी है। जब आप x के टर्म्स में लिमिट डालोगे तब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? x के टर्म्स में कन्वर्ट होगा। जब ये x के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया तो जाहिर सी बात है फिर x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो और उसके बाद फिर लिमिट पुट कर दो। समझ में आया? तो पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में, ये चीज ऑर्डर ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। केस 2 देखिए। केस 2 में ये बोला जा रहा है कि व्हेन x1 एंड x2 आर फंक्शंस ऑफ y एंड y1 एंड y2 आर कांस्टेंट्स। दूसरे केस में बोला कि यहां पे अब हम लोग फंक्शंस ऑफ y कंसिडर करते हैं और इसको हम लोग कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। तब क्या करना है सुनो, जब ऐसा क्या केस होता है ना तब क्या करना है? देन f(x,y) इज फर्स्ट इंटीग्रेटेड विथ रेस्पेक्ट टू x, कीपिंग y फिक्स्ड बिटवीन द लिमिट्स x1 एंड x2, एंड देन द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन इज इंटीग्रेटेड विथ रेस्पेक्ट टू y विद इन द लिमिट्स y1 एंड y2। समझ में आया? वही चीज मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले फंक्शन वाले को अंदर में घुसा दो, उसको इंटीग्रेट करो। इसको x के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये x का फंक्शन बनेगा। x का फंक्शन बन गया, उसमें आप y की लिमिट्स पुट करोगे तब ये y का फंक्शन बन जाएगा। अब y का फंक्शन आपके पास है, y के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है तो फिर आप तो कर ही सकते हो। तो इस केस में सबसे पहले आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में करना है। समझ में आया ना? तो ये वाला जो केस था इसमें आप जो स्ट्रिप ले रहे हो ना, यहाँ पे अब स्ट्रिप से आप समझिए कि स्ट्रिप जैसे आपने ले लिया एक वर्टिकल स्ट्रिप, इसको देखो गौर से। आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। मतलब थ्रू आउट ये जो पोर्शन है इतना, ये पूरा कवर करना पड़ेगा। अब अगर आपका स्ट्रिप है वर्टिकल तब इसमें देखिए कि x कैसे मूव कर सकता है और y कैसे मूव कर सकता है। आपने वर्टिकल स्ट्रिप तो फिक्स कर दिया तो इसका ये मतलब है कि y का जो लिमिट है वो क्या हो जाएगा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर के ये वाला कर्व तक, कोई दिक्कत नहीं। y का लिमिट बता रहे हैं, y का लिमिट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला से लेकर के ये वाला कर्व। और x का लिमिट क्या होगा? x कैसे मूव करेगा? लेफ्ट से राइट मूव करेगा। लेफ्ट से राइट मूव करेगा तो x का लिमिट क्या है? x1 से लेकर के x2। अब सुन लीजिए मेरी बात काफी ध्यान से कान खोल करके कि वर्टिकल स्ट्रिप अगर है तब इसमें आपको दो लिमिट्स बताया गया। एक y का लिमिट बताया जो इस हॉरिजॉन्टल x एक्सिस से लेकर के इस कर्व तक जा रहा है, तभी तो है ना। इसका हाइट देखो कहां से कहां हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है। तो y का लिमिट क्या हुआ बताओ? y का लिमिट हो गया x एक्सिस से लेकर के इस कर्व तक, y का लिमिट है। x का लिमिट क्या हुआ? x का लिमिट है x1 से लेकर के x2 है। अब सुन लो, इसमें अब मुझे ये अच्छे से बताओ कि इसमें कांस्टेंट वाला लिमिट कौन सा है और फंक्शन वाला लिमिट कौन सा है। थोड़ा सोचो तो, अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो तब इसमें कांस्टेंट वाला लिमिट कौन सा है और फंक्शन वाला लिमिट कौन सा है। कॉमन सेंस से ही बोल सकते हो कि सर x1 पॉइंट है, x2 पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है ये तो पॉइंट है मतलब वैल्यू है तो कांस्टेंट ही है। तो ये तो x1 और x2 वैल्यूज में आएंगे, नंबर्स में आएंगे। और y का जो लिमिट है ये x एक्सिस से ये फंक्शन, अगर मेरा स्ट्रिप यहां रहता तब फंक्शन मेरा इस लोकेशन पे रहता। अगर मेरा यहां पे फंक्शन है
अगर मेरा फंक्शन सपोज यहां पे ये वाला अगर मेरा रहता, तब हम क्या करते, स्ट्रिप का लेंथ चेंज हो जाता, होता कि नहीं होता। इसका ये मतलब है कि इस कर्व के बेसिस पे ये वाला स्ट्रिप का हाइट वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है ना, कि अगर ये वाला स्ट्रिप को इस लेफ्ट साइड लोगे तो स्ट्रिप थोड़ा छोटा मिलेगा, छोटा हाइट का मिलेगा, और इधर लोगे तो थोड़ा सा और बड़ा हाइट का मिलेगा। तो इसका ये मतलब है कि कौन से लिमिट पे स्ट्रिप का लेंथ वेरी कर रहा है, ये बताओ। y के लिमिट पे स्ट्रिप का लेंथ वेरी कर रहा है ना। तो इसका ये मतलब है कि y का जो लिमिट है वो फंक्शन के टर्म्स में हमको लिखना पड़ेगा। फंक्शन क्या है, एक तो हो गया y इज इक्वल टू एक्स से y इज इक्वल टू ये जो फंक्शन है f ऑफ x। समझ में आ रहा है ना, जो भी फंक्शन है, ये मान लेते हैं कुछ एक्स क्यूब फंक्शन है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है, रूट एक्स फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू एक्स से लेकर के y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, ये y का लिमिट हो गया किसके टर्म्स में, फंक्शंस के टर्म्स में। x का लिमिट क्या हो गया, x1 से लेकर के x2 में। क्लियर हो गया ना, ये इस वही चीज कर रहे हैं। तो डबल इंटीग्रल में एक फंक्शन आपका हो सकता है कि फंक्शन के टर्म्स में आए, एक लिमिट हो सकता है फंक्शन के टर्म्स में आए, और एक लिमिट हो सकता है आपका किसके टर्म्स में आए, एक लिमिट हो सकता है आपका कांस्टेंट के टर्म्स में आए। बात आ रही है समझ में। अब देखो केस 2 में सुनिए, when x1 and x2 are functions of y and y1 and y2 are constants। यहां पे अब हम क्या कर रहे हैं, x1 and x2 functions of y बोल दे रहे हैं और y1 and y2 are constants हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है, जाहिर सी बात है जो फंक्शंस है उसको आप अंदर में ले जाओ, उसको इंटीग्रेट करो, और कांस्टेंट वाले को बाद में इंटीग्रेट करना। तो उसके लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना पड़ेगा। अब इस स्ट्रिप को गौर से देखो, इस स्ट्रिप को जब देख रहे हो तुम, तो आपको लग रहा है कि ये स्ट्रिप को हम कैसे मूव कराना चाहिए जो कि मेरा पूरा एरिया कवर हो। जैसे ये वाला स्ट्रिप को आप लेफ्ट से राइट लेके जा रहे थे तो आपका एरिया कवर हो रहा था। ये वाले स्ट्रिप को आप क्या करोगे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाओगे, यही तो करोगे ना, ऐसे करके लेके जाओगे। सुनो, तो यहां पे आप ये बताइए कि x का लिमिट और y का लिमिट दोनों में से फंक्शन का लिमिट क्या है, मतलब कौन सा लिमिट फंक्शन के टर्म्स में आएगा और कौन सा लिमिट कांस्टेंट के टर्म्स में आएगा। आपका कॉमन सेंस ही बोल रहा होगा अगर आपके पास है तो, कि सर y1 से y2 जब जा रहा है ना तो ये सर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे y1 एक वैल्यू है तो हमको मिल रही है, और y2 भी एक वैल्यू है हमको मिल रही है। तो ऐसे अगर हम जा रहे हैं ना, सो y1 से y2 अगर हम जा रहे हैं तो y का जो लिमिट है वो कांस्टेंट वैल्यूज के टर्म्स में आएगा, लेकिन x का जो लिमिट है ना वो तो नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है ये जो स्ट्रिप है हॉरिजॉन्टल है, तो ये स्ट्रिप किसके किसके बीच में है, स्ट्रिप है x1 और x2 के बीच में। और x1 क्या है, एक फंक्शन है, x2 क्या है, एक फंक्शन है। अब यहां पे x1 और x2 वैल्यूज नहीं है, x1 एक कर्व है, x2 एक कर्व है, तो x का जो लिमिट है वो फंक्शंस के टर्म्स में आएगा और y का जो लिमिट है वो कांस्टेंट वैल्यूज के टर्म्स में आएगा। बात आ गई समझ में। अगर x1 और x2 फंक्शंस है तो जाहिर सी बात है उसको अंदर घुसाएंगे, तो x1 और x2 अंदर घुस गया, इसको x1 का फंक्शन मतलब किसका है, x1 और x2 अलोंग x एक्सिस है, वेरिएशन कैसे हो रहा है, अलोंग x डायरेक्शन में, तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। जो कुछ भी हो जाएगा इसको आप फिर से किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, y के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि लिमिट आपको क्या डालना है, y1 से लेके y2, तो लिमिट क्या है y1 से y2, आप इस तरह से डालोगे, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें और क्लियर बताएंगे। ऑर्डर पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए केस 3 में when both pairs of limits are constants, मान लेते हैं कि दोनों ही पेयर जो है ना दोनों ही कांस्टेंट्स हैं, the region of integration is rectangle। when both pairs of limits are constants the region of integration is rectangle। सिंपल सी बात है कि अगर आप मान लीजिए यहां पे आप कांस्टेंट देख रहे थे, ये कांस्टेंट अगर आप देख रहे थे तो एक वर्टिकल, दो वर्टिकल लाइंस आपको मिल रहे थे ना, x का लिमिट जब कांस्टेंट था, y का जब लिमिट था कांस्टेंट, तो आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल रहे थे। अगर मान लेते हैं x का लिमिट भी कांस्टेंट हो तो वर्टिकल लाइंस मिलेंगे, y का लिमिट्स कांस्टेंट हो तो हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेंगे। जब कट करेंगे तो बीच का एरिया क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा। तो जब कभी भी आपका दोनों लिमिट्स आपका कांस्टेंट्स हो तब आपका जो एरिया या रीजन होता है वो क्या होता है,
रेक्टेंगल होता है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A से B से C से D f ऑफ एक्स वाई डी एक्स। तो सबसे पहले इसके रेस्पेक्ट में करिएगा, जो कुछ भी आएगा फिर y के रेस्पेक्ट में करिएगा, या फिर आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। जैसे आपने लिखा ना कि आपने पहले कुछ भी लिखा, उसके बाद फिर पहले इसको कर लीजिए या उसको कर लीजिए, डजंट मैटर, आप किसी के रेस्पेक्ट में भी कर दीजिए, ऑर्डर डजंट मैटर। इवैल्यूएशन देखो एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास है इंटीग्रेशन 0 से 5 इंटीग्रेशन 0 से एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स डी वाई, ये है। अब सुन लो कि ये क्वेश्चन में अरेंज करके दिया हुआ है कि फंक्शन वाला है तो जाहिर सी बात है वो अंदर ही रहना है। लेकिन अगर आपको मान लेते हैं कि 0 से एक्स स्क्वायर बाहर दिया रहता, 0 से 5 अंदर दिया रहता, तो पहले आप उसको स्विच करते। क्या करते? उसको पहले से आप स्विच करते कि मतलब ठीक है हम अंदर में घुसा दे रहे हैं और इस तरह से आप ऑर्डर बदलते। अब यहाँ पे क्योंकि ये 0 से एक्स स्क्वायर है तो लिमिट पहचानना सीखो, लिमिट पहचानो कि 0 से एक्स स्क्वायर है तो ये किसका लिमिट है बुआ, किसका लिमिट है ये, y का लिमिट है या x का लिमिट है। यहां पे एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है तो इसको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोलोगे या x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोलोगे, जरा सोच के बताओ। तो कॉमन सेंस अगर है तो थोड़ा सोच के बताओ कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये लिमिट किसका है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर ये x लिखा हुआ है ना तो x का लिमिट है। अरे नहीं, ये y का लिमिट है, तभी ना लिखोगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तभी तो फंक्शन बनेगा ना। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखते हो या x इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखते हो, क्या लिखते हो? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर है, क्या लिखते हो? y इक्वल्स टू लिखते हो। इसका ये मतलब है कि अंदर वाला जो लिमिट है ना वो किसका है? वो y का लिमिट है। तो y इक्वल्स टू 0 से वेरी कर रहा है कहाँ? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब अंदर वाला अगर y का लिमिट है तो जाहिर सी बात है बचा क्या? x। तो बाहर किसका लिमिट हो गया? x का लिमिट हो गया। समझ में आ रहा है ना? अगर अंदर y का लिमिट है तो पहले क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। तो इसको आप अरेंज करोगे, dy को इधर करके ले आओ, dx को उधर भगाओगे। तो देखो यहां पे अरेंज किया है, फंक्शन के बदले लिखा है फंक्शन, dy इधर लेके आ गया, dx बाहर लेके आ गया। ये y का लिमिट है तो y इक्वल्स टू 0 से लेकर के एक्स स्क्वायर है, राइट। तो ये वाला रहा आपका फंक्शन। इसको जब आप करोगे सॉल्व, फिर बाहर में लगा दोगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 5। अब ये सुनो, ये वाला है आपका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसको आपको इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। लिमिट क्या डालना है? 0 से एक्स स्क्वायर। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए। तो जब भी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे एक और वेरिएबल y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, लेकिन अंदर में तो x भी है। क्या करेंगे? उसका वैसे का वैसे छोड़ देंगे। क्या करेंगे? वैसे का वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। सॉरी, मुझे लगा कोई आ गया। इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई है। इसको आप इंटीग्रेट करोगे किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जब भी इसको आप इंटीग्रेट करोगे ना तो y के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, क्या करेंगे? उसका कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, छोड़ देंगे। तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करो dy के साथ, और dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y होता है। एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, एक्स को एज इट इज छोड़ दो, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? वाई क्यूब बाई 3। तो पुट कर दिया वाई क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन रेडी है आपका। लिमिट डालना है क्या? 0 से लेकर के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, सर 0 से लेकर के एक्स स्क्वायर है ना, ये हम क्या करें? कहाँ डालें हम? 0 से लेकर के एक्स स्क्वायर है, ये हम किधर डालें? तो बोलोगे सर y के जगह पे डालेंगे ना या x के जगह पे डालेंगे? ये लिमिट किसका है बुआ? y का लिमिट है। तो किसके जगह पे सब्सटीट्यूट करोगे? 0 और एक्स स्क्वायर, y के जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो क्या किया आपने? एक्स क्यूब को एज इट इज छोड़ दिया, y के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 0 कर दिया, इसी में डायरेक्ट कर दिया, नहीं तो आप सेपरेट करके भी कर सकते थे। एक्स स्क्वायर माइनस 0 कर दिया, फिर प्लस एक्स बाई 3 लिखा, फिर y क्यूब बोले तो y क्यूब मतलब y के जगह एक्स स्क्वायर डालो, तो x6 माइनस 0 ये पुट कर दिया और dx हो गया। फिर ये आपको इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो x का एक्सप्रेशन आएगा, x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट पुट करिए। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x6 बाई 6।
x7 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x8/24, इसका लिमिट डाल दो 0 से लेकर के 5, इसको जब सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा, ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ गया 5⁶ इंटू 29/24। जो भी है आपको जिस तरह से अरेंज करके लिखना है ये हो गया, समझ में आया ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल बोला कि xy² dx dy। अब सुन लो, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करने बोला और ये कांस्टेंट है, दोनों का लिमिट्स कांस्टेंट है, तब बाय डिफॉल्ट आपको क्या कंसिडर करना है कि अंदर में जिसका लिमिट है उसी के लिए ये है, बाहर में जिसका लिमिट है उसी के लिए ये है। ठीक है, आप इस तरह से कंसिडर करिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां पे xy² है, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में देखो यहाँ पे लिखा है ना 1 से 3, इसको ब्रैकेट में करके सेपरेट कर लिया, 1 से 3 xy² dx सेपरेट कर लिया, इंटीग्रेशन 1 से 2 dy ये करके छोड़ दिया। अब क्या करोगे, इसको आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 लिख दिया, x²/2, y² एज इट इज छोड़ दिया, फिर लिमिट डाला 1 से 3। ये किसका लिमिट है बताना जरा, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, ये इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो लिमिट किसका है, x का है, तो किसके जगह सब्सटीट्यूट करोगे, x के जगह सब्सटीट्यूट करोगे, तो y²/2 एज इट इज छोड़ दो, x² की जगह क्या हो जाएगा 3² - 1² आ गया यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y का एक्सप्रेशन आएगा, इस y का एक्सप्रेशन आया, इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। जब आप इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा 4/3, ये y² का इंटीग्रेशन क्या होता है y³/3, क्या डाल देंगे यहाँ पे y³/3 हो गया, तो 4/3 y³, समझ में आ रहा है कि नहीं, इक्वल्स टू 4/3 8 - 1 28/3। ये भी हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो एक तरह का प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा जिसमें एक का लिमिट फंक्शन के टर्म्स में है, एक का लिमिट कांस्टेंट के टर्म्स में। दूसरा एग्जांपल देखा जिसमें दोनों लिमिट कांस्टेंट्स है। अब सुनो, ये भी एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक फंक्शन के टर्म्स में लिमिट है और एक कांस्टेंट के टर्म्स में लिमिट है। ठीक है, तो यहां पे आप कैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dy dx डिवाइडेड बाय 1 + x² + y²। अब ये जो फंक्शन के टर्म्स में लिमिट है ना, किसका फंक्शन है, ये तो x का फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है y = f(x) लिखोगे या x = f(y) लिखोगे, सॉरी x = f(x) लिखोगे। बोलोगे सर y = f(x) होता है, तो ये लिमिट किसका है, y का लिमिट है। अगर ये y का लिमिट है तो जाहिर सी बात है पहले dy रहेगा, उसको करने के बाद फिर बाहर में dx रहेगा। तो ये y का लिमिट है ना, तो इसको सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन 0 से लेकर √1 + x² हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 + x² + y² dy, इसको अलग रख लीजिए, इसको इंटीग्रेट करने के बाद इधर dx हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है, क्या करेंगे, लेट 1 + x² = a²। तो जब आप इसको करोगे सब्स्टिट्यूट, और हमको पता है कि इंटीग्रेशन dx/x² + a² क्या होता है 1/a tan 1 x/a होता है। तो वही सब्स्टिट्यूशन किया है, 1 + x² की जगह पे a² पुट कर दिया, तो a² + y² हो गया। और ये वाला इंटीग्रेशन तो हमें पता है कि ये होता है, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा, लिमिट पुट करोगे तो ये चीज़ मिल जाएगा, मतलब 0 और एक बार पुट करो, जो कुछ भी आया उसके बाद फिर यहाँ पे डालना है, मतलब ये इसका इंटीग्रेशन करके ये चीज़ लिखा है, ये इंटीग्रेट करके लिखा है y के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद फिर x के रेस्पेक्ट में इसका लिमिट डालना है। तो इसका जब लिमिट डालोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, इस तरह से कुछ मिलेगा, सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन किया हुआ है, आप प्लीज खुद से सॉल्व करिए और इससे मैच करिए, ये मिलेगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तब कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। अब ये फाइनल एक्सप्रेशन जो मिल चुका है, इसको अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो करिए फिर से आप इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन 0 से 1 1/√1 + x² tan 1 1 - tan 1 0 dx। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 1/√1 + x² π/4 dx। π/4 आपका कांस्टेंट है तो π/4 को बाहर लेके आओ, इंटीग्रेशन 0 से 1 dx/√1 + x² हो जाएगा। सो π/4 mod of log x + √1 + x² 0 से लेकर के 1 होगा। सो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, π/4 mod of log 1 + √2 - log 1। तो सिंप्लीफाई जब करोगे तो आएगा π/4 log 1 + √2। ठीक है,
सो आई होप डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस हम लोग जब करेंगे मोर एंड मोर क्वेश्चंस तो और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आप प्लीज़ देख देख करके बनाइए, आपको एक अच्छा सा ब्यूटीफुल आइडिया हो जाएगा। और हालांकि ये वाला तो टॉपिक्स हमने लाइव क्लास में भी लिया था, आने वाले समय में भी लेते रहेंगे। तो अपना डाउट्स, फीडबैक्स, कमेंट्स, रिव्यूज़ सब कमेंट सेक्शन में आप लहराइए, ताकि मुझे पता लगेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, किस पे मुझे फोकस करने की ज़रूरत है, किस पे मुझे लेस फोकस करने की ज़रूरत है। ये सब रिव्यूज़ वगैरह मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और बताएंगे ये भी कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।